हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल सोल। आप सब जानते हो कि जो कोलोइडल सोल हैं उन सोल में उनके पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है उनकी एक रेंज होती है। उस रेंज में अगर पार्टिकल्स का साइज़ है तो वो कोलोइडल सोल बनाते हैं, अगर उनसे कम है तो वो प्योर सॉल्यूशन होते हैं और अगर उनसे ज़्यादा है तो वो सस्पेंशन कहलाते हैं। ठीक है, या प्रेसिपिटेट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर हम कोलोइडल सोल को किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मींस जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज के डिस्पर्जन मीडियम में जब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो हमें कोलोइडल सोल मिलता है। फॉर एग्जांपल मिल्क। ठीक है, मिल्क में आप देखते हो कि हमें बिल्कुल भी कहीं से भी पता नहीं चलता कि डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है, उसके पार्टिकल्स हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो उसको कोएगुलेट कर सकते हैं, और वो मेथड क्या है कोएगुलेट करने का उसको, कि जैसे आप दूध से पनीर बनाते हो, वो एक्चुअली एक तरह का कोएगुलेशन प्रोसेस ही है, जिसमें कि हमने पार्टिकल्स को डिस्पर्जन मीडियम से, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को डिस्पर्जन मीडियम से हमने अलग कर दिया। तो हम आज पढ़ेंगे कि कोलोइडल सोल का कोएगुलेशन क्या है और किस मेथड से, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम कोलोइडल सोल को कोएगुलेट कर सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसी को ही कोएगुलेशन कहते हैं या प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो अलग हो गए डिस्पर्जन मीडियम से और नीचे सेटल हो गए। तो आपको क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है और डिस्पर्स्ड फेज उसमें कौन सा है, ये कोलोइडल पार्टिकल्स कौन से हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज नोन एज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलोइडल सोल। तो हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे जो लायोफोबिक सोल के लिए डिफरेंट हैं फ्रॉम लायोफिलिक सोल के मेथड से। ठीक है, लायोफिलिक सोल्स को कोएगुलेट करने की जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हो कि जो लायोफिलिक सोल्स हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी स्टेबल होते हैं लायोफोबिक सोल से। लायोफोबिक सोल्स क्योंकि जो उसमें ये जो होते हैं ये सोलवेंट रिपेलेंट या सोलवेंट हीटिंग होते हैं, इसलिए इनको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इनकी स्टेबिलिटी के लिए इसमें कुछ हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करना होता है। तो जैसे इनको बनाना मुश्किल होता है तो इनको कोएगुलेट करना काफ़ी आसान होता है। और जबकि जो लायोफिलिक सोल्स हैं, लायोफिलिक सोल्स ईजिली बन जाते हैं, ईजिली मिक्स हो जाते हैं। जैसे आप डिस्पर्स्ड फेज को ऐड करते हो डिस्पर्जन मीडियम में, उनको मिक्स करते हो तो वो ईजिली बन जाता है और काफ़ी स्टेबल होता है, कंपैरेटिवली काफ़ी स्टेबल होता है वो लायोफोबिक सोल से। और उसके लिए हमें ऐसे किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। सो वी विल डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन फॉर लायोफोबिक सोल्स एंड लायोफिलिक सोल्स। तो पहले हम लायोफोबिक सोल्स के लिए करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपने ये कोलोइडल सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज़ आपने की हैं उसमें आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि कोलोइडल सोल के अक्रॉस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा देते हो अक्रॉस द कोलोइडल सोल, तो क्या होता है, जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं कोलोइडल सोल में, आपने पढ़ा कि कोलोइडल पार्टिकल्स चार्ज भी कैरी करते हैं। तो जो उन पार्टिकल्स पर चार्ज है उसके अकॉर्डिंग वो अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो दे गेट डिस्चार्ज्ड, तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि अपोजिटली चार्ज जो प्लेट है वहाँ पर वो गए हैं तो डिस्चार्ज हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। अगर उनका चार्ज ख़त्म हुआ तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। जो कोलोइडल सोल की आपने प्रॉपर्टीज़ आप स्टडी कर चुके हो, वो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हेल्प करती हैं हमें हर मेथड को, हर प्रोसेस को, हर टॉपिक को समझने की, जो भी कोलोइडल सोल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर है कि वो डिस्चार्ज हो गए तो प्रेसिपिटेट बन गए। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ, तो ये भी आपने जब पढ़ा था कि चार्ज जो है कोलोइडल सोल पर वो उनकी स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, क्योंकि ऑल द कोलोइडल पार्टिकल्स कैरी सिमिलर चार्ज, और इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिससे कि वो सेटल नहीं होते हैं। लेकिन अगर चार्ज उनमें से रिमूव कर दिया तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं डिस्पर्जन मीडियम से। ठीक है, तो एक मेथड ये है इसका, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस वी कैन कोएगुलेट द कोलोइडल सोल। सेकेंड इज़ बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज्ड सोल्स। तो ये भी आप इजीली समझ सकते हो, अगर
जैसे अभी मैंने बताया कि सेम चार्ज है पार्टिकल्स पर, तो वो रिपेल करते रहते हैं और इसलिए वो स्टेबल रहता है कोलोइडल सोल। लेकिन अगर दो अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स अगर आपने मिक्स कर दिए हैं तो वो क्या होगा, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज करके कंबाइन हो जाएंगे वो, और उससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, कोलोइडल रेंज से बाहर निकल जाएगा, इसलिए वो जो सोल था हमारा वो कोएगुलेट हो जाएगा। इफ़ टू अपोजिटली चार्ज सोल्स आर मिक्सड in approximately equal proportion or ratio, they get neutralized by each other, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, पार्शली भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, मतलब कुछ पार्ट उनका कुछ प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ये नहीं है कि कंप्लीट ही होंगे कि जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स थे वो सभी प्रेसिपिटेट आउट हो गए, ज़रूरी नहीं है, पार्शली भी हो सकते हैं और कम्प्लीटली भी हो सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के सोल में, जो कि पॉजिटिव सोल है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सोल में अगर आप आर्सेनियस सल्फाइड ऐड कर देते हो जो कि नेगेटिव सोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कोएगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक, दिस इज एग्जाम्पल, यू कैन लर्न दिस एग्जाम्पल for explaining the mixing two oppositely charged soul can how coagulate the colloidal sols. Both the sols get neutralized and thus precipitated by the process named mutual coagulation. तो इस तरह की जो कोएगुलेशन हुई, आप इसमें देखो कि सिर्फ हमारे पास ये पॉजिटिव सोल था, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हम इसको कोएगुलेट करना चाहते थे तो हमने इसमें आर्सेनस सल्फाइड का सोल डाल दिया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो हमने लिया हुआ था हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सिर्फ वही कोएगुलेट हुआ है, इसको कोएगुलेट जब करेगा आर्सेनियस सल्फाइड तो ये खुद भी कोएगुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को कोएगुलेट कर दिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस बाय विच oppositely charged sols coagulate each other by mixing them in approximately equal proportion is known as mutual coagulation. ठीक है, नेक्स्ट इज बाय persistent dialysis. डायलिसिस आपने मेथड किया था इसमें प्योरीफिकेशन ऑफ कोलोइड्स के लिए, कोलोइड्स को प्योरीफाई करना है। कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो जाता है कोलोइडल सोल्स में, तो वो भी सही नहीं होता। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट भी एक लिमिट होती है इलेक्ट्रोलाइट की कि इतना ही आपको ऐड करना है कोलोइडल सोल को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर उससे ज़्यादा हो गया या कम हो गया, दोनों ही सही नहीं है सोल की स्टेबिलिटी के लिए। तो इफ़ द कोलोइडल सोल कैरी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट शुड बी रिमूव्ड। आपने पढ़ा, उसको हम प्योरीफिकेशन बोलते हैं, और प्योरीफिकेशन के लिए हमने डिफरेंट मेथड स्टडी किए थे, जिसमें से डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट डायलिसिस, ये दो मेथड्स हमने स्टडी किए थे। इसमें क्या होता है कि एक सूटेबल मेम्ब्रेन का बैग हम बनाते हैं और उसमें कोलोइडल सोल डाल देते हैं। ठीक है, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो बैग में से बाहर की तरफ मूव करते हैं और कोलोइडल सोल अंदर ही रह जाता है। ठीक है, ये तो हमने इस तरह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, अगर आपने एक बार डायलिसिस कर लिया तो आप उस थोड़े से एक्स्ट्रा अमाउंट को इलेक्ट्रोलाइट के रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप बार बार डायलिसिस करते रहोगे, लगातार डायलिसिस करते रहोगे, काफ़ी देर तक डायलिसिस करते रहोगे, तो जो थोड़ा सा अमाउंट कोलोइडल सोल की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी था वो भी बाहर निकल जाएगा और कोलोइडल सोल अनस्टेबल हो जाएगा और वो कोएगुलेट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ डायलिसिस इज़ परफॉर्म्ड फॉर लॉन्ग टाइम और अगेन एंड अगेन फॉर रिमूविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट, इट मे लीड टू रिमूवल ऑफ इवन ट्रेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उनको भी कंप्लीटली रिमूव कर सकता है, दस लीडिंग टू कोएगुलेशन ऑफ सोल। और ये आपको पता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ए कोलोइडल सोल, सो ऑल द इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट बी रिमूव्ड। इसलिए डायलिसिस एक लिमिट तक होना चाहिए। अगर आप बार बार करवाते हो तो आप कोलोइडल सोल की कोएगुलेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट मेथड इज़ बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
अब आपने पढ़ा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो कोलोइडल सोल की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये कोएगुलेट कैसे कर सकता है। तो हम जानते हैं कि लिटल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी एडेड टू सोल फॉर इट्स स्टेबिलिटी। लेकिन अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा कि जो कोलोइडल सोल के पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज आ जाएगा, वो चार्ज्ड पार्टिकल बन जाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा वहाँ पर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें जो कोलोइडल सोल पर चार्ज था, कोलोइडल सोल के पार्टिकल्स पर जो चार्ज था वो अपने चार्ज से अपोजिट चार्ज के आयंस को, जो कि इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई करेगा, उनको अट्रैक्ट करेंगे। और क्या होगा, अपोजिटली चार्ज आयंस जब एक दूसरे के पास जाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन एंड दस कोएगुलेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड मोर अपोजिटली चार्ज आयंस टू सोल पार्टिकल्स so as to neutralize the soul particles leading to their precipitation। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोलोइडल सोल का प्रेसिपिटेशन करवाना है, कोएगुलेशन करवाना है, तो आपको ये देखना है पहले तो कि आपके सोल पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज का सोल है उसको कोएगुलेट करने के लिए कौन से आयन चाहिए, नेगेटिव आयंस चाहिए। और नेगेटिवली चार्ज सोल को कोएगुलेट करने के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए। ठीक है, और ये जो आयंस, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस सोल को कोएगुलेट करते हैं उसको कोएगुलेटिंग आयन या फ्लोकुलेटिंग आयन कहते हैं। ठीक है, दीज आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ कोलोइडल सोल आर कॉल्ड कोएगुलेटिंग आयन और फ्लोकुलेटिंग आयंस। अब आप एक चीज़ सोचो कि अगर आपके पास जो सोल है, ठीक है, सोल के पार्टिकल्स पर ईच पार्टिकल कैरी वन पॉजिटिव चार्ज, ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन आपने जो आयन ऐड किया, आपके पास दो तरह के आयन्स हैं ऐड करने के लिए। एक तो आयन है आपके पास 2 नेगेटिव, एक आयन है 1 नेगेटिव वाला। एक आयन पर 1 नेगेटिव चार्ज है, एक आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो आप कौन से आयन को प्रेफर करोगे, इसके लिए आपको प्रेफर करना चाहिए 2 नेगेटिव आयन, क्योंकि 2 नेगेटिव आयन एक साथ दो पार्टिकल्स को कोएगुलेट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा कोएगुलेटिंग आयन पर उतना ही फास्ट कोलोइडल सोल का कोएगुलेशन होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन द फ्लोकुलेटिंग आयन एडिड फॉर कोएगुलेशन, मोर फास्टर विल बी द कोएगुलेशन। ठीक है, दीज आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ कोलोइडल सोल्स आर कॉल्ड कोएगुलेटिंग आयंस और फ्लोकुलेटिंग आयंस। एंड ये जो भी मैंने आपको बताया, ग्रेटर द वैलेंस और चार्ज ऑफ एडिड कोएगुलेटिंग आयन, मोर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग पावर। जितना ज़्यादा कोएगुलेटिंग आयन पर चार्ज होगा उतनी ही इसकी पावर कोएगुलेट करने की ज़्यादा होगी, फास्ट करेगा ये। और इसे हार्डी श्लूज लॉ बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ नोन एज हार्डी श्लूज रूल या लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो ऊपर बताया बिल्कुल यही रूल है, आप इसे यही बता सकते हो यहीं से ही। अकॉर्डिंग टू हार्डी श्लूज रूल, ग्रेटर द वैलेंस और चार्ज ऑफ एडिड कोएगुलेटिंग आयन, मोर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर टू कोएगुलेट द कोलोइडल सोल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ग्रेटर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडिड इफ़ इट हैज़ ग्रेटर और मोर वैलेंस। ठीक है, अगर इसकी वैलेंस ज़्यादा है तो इसकी कोएगुलेटिंग पावर भी ज़्यादा होगी। और फॉर कोएगुलेटिंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये एग्जांपल से समझाया आपको कि अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल को कोएगुलेट करना है तो फ्लोकुलेटिंग पावर किस ऑर्डर में होगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज सोल को आपने कोएगुलेट करना है तो कौन से आयंस चाहिए आपको, नेगेटिव आयंस। ठीक है, और नेगेटिव आयंस की फ्लोकुलेटिंग पावर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। आप देखो कि 4 नेगेटिव आयन है, ये 3 नेगेटिव है, ये 2 नेगेटिव है एंड 1 नेगेटिव। तो जो फ्लोकुलेटिंग पावर है, कोएगुलेटिंग पावर है इन आयंस की, नेगेटिव आयंस की, वो डिक्रीज़ हो रही है
एज द वैलेंस और चार्ज ऑफ आयन इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब वही जो अभी आपको हार्डी-श्लूज लॉ में बताया कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन पर उतनी ही ज़्यादा इसकी फ्लोकुलेटिंग पावर होगी। एंड फॉर कोएगुलेटिंग ए नेगेटिवली चार्ज सोल, ये था पॉजिटिवली चार्ज सोल के लिए। नेगेटिवली चार्ज सोल को कोएगुलेट करने के लिए हमें पॉजिटिव आयंस चाहिए और उनकी भी ये फ्लोकुलेटिंग पावर है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है आयन, इसलिए इसकी मैक्सिमम है इन, और उसके बाद बैरियम 2 पॉजिटिव, उसके बाद सोडियम 1 पॉजिटिव। ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिए हैं 3। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आयंस हैं जो कि फ्लोकुलेटिंग आयन की तरह से वर्क करते हैं, सिर्फ यही पॉजिटिव आयंस हैं या यही नेगेटिव आयंस हैं। और भी आयंस हो सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव आयन या कोई भी नेगेटिव आयन इसमें, मतलब कई आयंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको 3 में बताया गया, कंपैरिजन के लिए, इनकी फ्लोकुलेटिंग पावर को कंपेयर करने के लिए ये एग्जांपल हमने लिया है। इसके बाद कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है? कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है कि आप किसी कोलोइडल सोल को कोएगुलेट करने के लिए कोएगुलेटिंग आयन ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक टाइम लिमिट दी हुई है कि इतने टाइम में आपको पूरे सॉल्यूशन को कोएगुलेट कर देना है, पूरे सोल को कोएगुलेट कर देना है, ठीक है। तो आपको कितना अमाउंट लगेगा कोएगुलेटिंग आयन का, तो वो है उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर। मिनिमम कंसंट्रेशन, क्योंकि मैक्सिमम तो कितने भी हो सकती है, मिनिमम जो कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा आप कितना भी डाल दो कोएगुलेट तो होगा ही होगा, और उस टाइम से जो टाइम लिमिट आपको दी है उससे कम में ही होगा। इसलिए डेफिनेशन है मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर। ये आपको ध्यान रखना है। रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन ऑफ अ सोल इन 2 hours इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है। अब अगर आपको कंपेयर करना है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स की कोएगुलेटिंग वैल्यू दी हुई है, तो जिसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मींस उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा चाहिए आपको, और जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए मींस उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही कम है। अगर आपका काम थोड़े से ही अमाउंट से चल रहा है तो उसकी पावर ज़्यादा है ना, और अगर अमाउंट ज़्यादा लग रहा है तो उसकी पावर कम है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्मॉलर द कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन, मोर विल बी इट्स पावर ऑफ कोएगुलेशन, ठीक है। ये जो मेथड्स थे फॉर कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। अब जो हम मेथड करेंगे वो है फॉर लायोफिलिक सोल्स। अब इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि लायोफिलिक सोल्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। 2 ही फैक्टर्स हैं लायोफिलिक सोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो हैं एक तो इन पर चार्ज होता है जो पार्टिकल्स पर, और एक होता है इनकी सोल्वेशन, ठीक है। सोल्वेशन क्या है? एक्चुअली सोल्वेशन है कि जब इनको डिस्पर्जन मीडियम में डाला जाता है तो जो कोलोइडल सोल के पार्टिकल्स हैं उनके चारों तरफ डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स एक लेयर बना लेते हैं, एक छत बना लेते हैं, जिससे कि वो अच्छे से डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स हो जाता है और आसानी से सोल बन जाता है। जैसे अगर आपको याद हो, हमने सोप का एक्शन जब किया था, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो उसमें मीसल फॉर्मेशन होती है। जिस तरह से जो ऑयल है, ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता है अच्छे से, इसलिए उसको कपड़ों में से रिमूव करना मुश्किल होता है। लेकिन जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको एक तरह से कवर कर लेते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट को, ऑयल की ड्रॉप को कवर कर लेते हैं, पूरा एक कवरिंग बना लेते हैं। और ऐसा बनने से क्या होता है, वो अच्छे से पानी में, वो जो एक पार्टिकल बन गया ना अब सोप की जिसके ऊपर की कवरिंग है, वो पानी में अच्छे से घुल जाता है, तो अब हम रिमूव कर सकते हैं उसको। बिल्कुल इसी तरह से क्या है कि अगर कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स हों अच्छे से, हम ये चाहते हैं, तो इसके लिए इनके चारों तरफ अगर डिस्पर्जन मीडियम की कवरिंग हो जाए तो वो आसानी से मिक्स हो जाएंगे उसमें। तो लायोफिलिक सोल्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी के 2 मेजर कॉज हैं, और वो कॉज क्या हैं? वन इज़ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स एंड अदर इज़ अ सोल्वेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को किसी तरह से रिमूव कर दें तो क्या होगा? तो कोएगुलेशन हो जाएगी।
स्टेबिलिटी के लिए तो यही दो फैक्टर्स ज़रूरी है ना। अगर हम इसको अनस्टेबल करना चाहते हैं, हम इसको कोएगुलेट करना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों फैक्टर्स रिमूव करने पड़ेंगे। और वो दो फैक्टर्स हम रिमूव कर सकते हैं बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट एंड बाय एडिंग ए सूटेबल सोलवेंट। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके और एक सोलवेंट ऐड करके। अब ये कैसे उसको कोएगुलेट करेगा, लायोफिलिक सोल को, इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन और सूटेबल सोलवेंट का एडिशन कैसे लायोफिलिक सोल को कोएगुलेट करेगा। तो वो है कि इसके लिए ये सोल्वेशन का आप देख सकते हो। सोल्वेशन क्या है? द फिनोमिनन इन विच पार्टिकल्स आर कवर्ड बाय अ शेथ ऑफ द लिक्विड इन विच दे आर डिस्पर्स्ड। ठीक है, तो सोल्वेशन सिर्फ लायोफिलिक सोल्स की नहीं होती है और पार्टिकल्स की भी होती है। सोल्वेशन वर्ड आप कई जगह पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो सोल्वेशन का जो मेन मीनिंग है वो यही है। अच्छा, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एडिशन ऑफ सूटेबल सोलवेंट जो है वो लायोफिलिक सोल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, उसको ख़त्म करेगा और उसको कोएगुलेट करेगा। टू कोएगुलेट द लायोफिलिक सोल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक हाइड्रोफिलिक सोल है, हाइड्रोफिलिक सोल को हम कोएगुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सूटेबल सोलवेंट जो हम ऐड करेंगे वो है अल्कोहल या एसीटोन। ठीक है, ये हम उसमें ऐड कर देते हैं। अल्कोहल और एसीटोन क्या करते हैं? ये उस हाइड्रोफिलिक सोल को डिहाइड्रेट कर देते हैं। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। ये डिहाइड्रेशन कर देते हैं। अब जो सोल था वो हाइड्रोफिलिक सोल था, वाटर लविंग था, और वाटर आपने उसमें से हटा दिया, कम कर दिया। तो ऐसा होने के बाद अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हो तो सोल आसानी से कोएगुलेट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल के लिए बताया है। तो हमने करना क्या है, कोई भी हमारे पास सोल है तो हमें एक ऐसा सोलवेंट उसमें ऐड करना है कि जो उन कोलोइडल पार्टिकल्स की अट्रैक्शन कम कर दे, या तो उसके सोलवेंट के लिए, डिस्पर्जन मीडियम के लिए, या फिर डिस्पर्जन मीडियम को रिमूव कर दे। तो उसके बाद आप थोड़ा सा सूटेबल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो जो उसके लिए सूटेबल हो और कोलोइडल सोल को, लायोफिलिक सोल को कोएगुलेट कर सकते हैं by adding a suitable solvent, then adding a small amount of electrolyte to it। ठीक है, इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स की प्रोटेक्शन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोलोइड्स जो है, प्रोटेक्शन का मतलब है यहाँ पर उनको स्टेबलाइज करना। तो हम ये अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि लायोफिलिक सोल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोलवेटेड होते हैं, इसलिए वो लायोफोबिक सोल से काफ़ी स्टेबल हैं। ठीक है, तो जैसे लायोफिलिक सोल अपने डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर सोलवेटेड हैं, यही फंक्शन ये लायोफोबिक सोल के लिए भी कर सकते हैं। लायोफोबिक सोल्स को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोएगुलेट होने से बाय मेकिंग अ शेथ अराउंड देम। अगर आपने लायोफोबिक सोल में थोड़ा सा अमाउंट लायोफिलिक सोल का ऐड कर दिया तो ये लायोफिलिक पार्टिकल्स लायोफोबिक पार्टिकल्स के ऊपर एक कवरिंग बना लेंगे और उनको प्रोटेक्ट कर लेंगे, उनको कोएगुलेट नहीं होने देंगे। इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलोइड इज एडिड टू द लायोफोबिक सोल, लायोफिलिक पार्टिकल्स फॉर्म अ लेयर अराउंड लायोफोबिक पार्टिकल्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे लायोफिलिक कोलोइड्स को प्रोटेक्टिव कोलोइड्स कहा जाता है। सच लायोफिलिक कोलोइड्स विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलोइड्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव कोलोइड्स। और इनके एग्जाम्पल हैं जिलेटिन, एग एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा, ऐसे ही कई और भी हैं। तो ये आप इनके एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो इसमें। तो ये हमारा था प्रोटेक्टिव कोलोइड्स, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स हमने किया। इसके साथ ही हमने कोएगुलेशन किया। तो मेन जो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो यहीं तक हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स है और डेली लाइफ में कोलोइड्स कहाँ यूज़ होते हैं वो हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।